आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने आज के भारत की हमारी संस्कृति की एक तरह से नींव रखी। वैदिक काल। हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत लंबा समय है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मतलब करीब 1000 साल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का ये वो अहम दौर है जिसने यहाँ के समाज, यहाँ की सोच को एक नया रूप दिया। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का, इस पड़ताल का आधार क्या है? मतलब हम ये सब जानते कैसे हैं? देखिए, सबसे अहम स्रोत तो जाहिर है वेद ही हैं। हाँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अच्छा। और फिर उनसे जुड़े हुए ग्रंथ भी हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। लेकिन सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं, जो पुरातत्व की खोजें हैं, जैसे एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, EGW कहते हैं उन्हें, पेंटेड ग्रेवेयर। हाँ, चित्रित धूसर मुर्द भांड। हाँ, वो भी हमें उस जमाने की एक झलक देते हैं। तो आज हम इसी विशाल 1000 साल के कालखंड को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बुनियादी बातों से और फिर धीरे धीरे इसके गहरे विश्लेषण तक पहुंचेंगे। हाँ, ये जरूरी है। देखेंगे कि समाज कैसे बदला, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, ये सब कैसे विकसित हुए और क्या बदलाव आए और उनकी विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस काल को अक्सर आर्यों से जोड़ा जाता है। तो ये आर्य कौन थे, कहां से आए थे, कुछ पता है इसके बारे में? देखिए, जो हमारे पास स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग थे। अच्छा। और उनकी शुरुआती जीवन शैली शायद पूरी तरह से बसी हुई नहीं थी, मतलब अर्धघुमंतु, पशुपालक जैसी थी। आर्य शब्द का मतलब अक्सर श्रेष्ठ या कुलीन बताया जाता है। हाँ। ज्यादातर विद्वान अब ये मानते हैं कि ये लोग उत्तर पश्चिम दिशा से, शायद मध्य एशिया या उसके आसपास से भारतीय उपमहाद्वीप में आए। अच्छा, मतलब बाहर से आए। हाँ, ये प्रमुख धारणा है। और शुरुआती दौर में वे उस इलाके में बसे जिसे सप्त सिंधु कहा जाता है, यानी 7 नदियों का क्षेत्र। सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां। तो इनकी संस्कृति सिंधु घाटी वाली सभ्यता से अलग थी? हाँ, काफी अलग थी। सिंधु घाटी तो एक शहरी सभ्यता थी, नगर नियोजन था वहां। लेकिन ये आर्य संस्कृति ज्यादातर ग्रामीण थी, कबीलाई थी। और इस शुरुआती दौर, जिसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, मतलब लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसकी जानकारी का मुख्य जरिया तो ऋग्वेद ही है ना? बिल्कुल। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, शायद दुनिया की सबसे पुरानी जीवित साहित्यिक रचनाओं में से एक। सोचिए। हाँ, और इसी से हमें उस शुरुआती वैदिक जीवन की सबसे साफ तस्वीर मिलती है। उनका समाज कैसा था, उनकी पूजा पद्धति क्या थी, दुनिया को कैसे देखते थे वो। तो कैसा था वो शुरुआती समाज? क्या तब भी आज जैसी वर्ण व्यवस्था थी, जात पात? नहीं नहीं, ऋग्वैदिक समाज काफी अलग लगता है। स्रोत बताते हैं कि वो ज्यादातर कबीलाई था। कबीलाई मतलब समाज की इकाइयां थीं, कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश, और सबसे बड़ी इकाई थी जन यानी कबीला। परिवार का मुखिया पुरुष होता था, उसे कुलप कहते थे। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समाज में ऊंच नीच का भेद वैसा गहरा नहीं था जैसा बाद में हुआ। काफी हद तक समतावादी लगता है। और महिलाओं की स्थिति, अक्सर ये सवाल उठता है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। सम्मानजनक मतलब क्या खास अधिकार थे उन्हें? अरे, उन्हें शिक्षा पाने का हक था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, विश्वावारा जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं, विदुषियों का जिक्र है, जिन्होंने खुद वेद मंत्रों की रचना की। सच में? हाँ, उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की आजादी थी, स्वयंवर जैसी चीजें थीं, और वे सभा और समिति जैसी राजनीतिक सभाओं में भी हिस्सा ले सकती थीं। तो वो राजनीति में भी सक्रिय थीं? ऐसा लगता है। इस दौर में बाल विवाह या सती प्रथा जैसी कुरीतियों का कोई जिक्र नहीं मिलता। जहां तक वर्ण व्यवस्था की बात है तो हाँ, काम के आधार पर कुछ विभाजन का जिक्र है, जैसे पुजारी या योद्धा। लेकिन ये जन्म पर आधारित कठोर व्यवस्था नहीं थी जो बाद में बनी। तो वो बाद में आई? हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों का जिक्र है। लेकिन कई विद्वान मानते हैं